अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ अज़िका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, जहाँ मैं खुश नहीं, माँ बाप का ख्याल करें, माँ बाप है तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंफॉर्मेटिव। से स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है हिंदी में। अच्छा गाइस, ये बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो है, सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। देखते हैं क्या है इसमें। हम हैं असली भारत की नहीं, हम भी भारत। नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल में वही सवाल लगातार चल रहे हैं जो पिछले कार्यकाल से थे कि जो देश में जो सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समुदाय है उसका भविष्य क्या होगा। नरेंद्र मोदी की पार्टी को 303 जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सांसद उनकी पार्टी से चुन के आए, उनमें एक भी मुसलमान नहीं है। पिछले 5 सालों में जिस तरह की नीति हमने देखी और छठे साल में भी पहले महीने में ही जिस तरह की राजनीति हमें नज़र आ रही है, उस सब को देखते हुए लगातार ये सवाल उठ रहे हैं कि जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है भारत, जिसका संविधान पूरी तरीके से धर्मनिरपेक्ष है, वहाँ सबसे बड़ी जो अल्पसंख्यक आबादी है उसका भविष्य क्या हो। बल्कि कई लोग तो सवाल ये उठा रहे हैं कि जो भारत में धर्मनिरपेक्षता है उसका भविष्य क्या होगा। हम आज द वायर में आपकी मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से कराने जा रहे हैं जो एक पॉलिटिशियन है लेकिन अक्सर पॉलिटिकली इनकरेक्ट रहते हैं। वो जिस भी पॉलिटिकल पार्टी में रहे, कभी पार्टी लाइन से डट कर या पार्टी लाइन से के मुताबिक वो कभी भी नहीं चले। और कहा यह भी जाता है कि मुस्लिम पॉलिटिशियन होने के बावजूद भी उन्होंने इस बात की परवाह कभी नहीं की कि मुस्लिम समुदाय उनकी विचारधारा या जो उनके विचार रहे या जो उनके बयान रहे उससे सहमत है या नहीं। लेकिन ऐसा व्यक्ति जो अपने ही मन की सुनता है। लेकिन कभी कभी ये भी कहा जाता रहा कि ये व्यक्ति कहीं ना कहीं इतिहास के एक लम्हे में कैद हो गया है। मेरे साथ आरिफ मोहम्मद खान मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आरिफ साहब आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। और इस इंटरव्यू में ये बताना भी बहुत ज़रूरी है कि बहुत सारे ऐसे मौके आए हैं जिसमें ये भी कहा गया कि आरिफ मोहम्मद खान एक नेता, एक लीडर होने के अलावा एक बड़े स्कॉलर के तौर पर माने जाते रहे, जाने जाते रहे। और शाहबानों के केस में, जो कि 80 के दशक का सबसे बड़ा वो एक मामला था जिसमें माना गया कि धर्मनिरपेक्षता का जो इतिहास था भारत में, उसके लिए वो एक ऐतिहासिक लम्हा था। और उस वक्त में एक मुस्लिम नेता और राजीव गांधी की सरकार में मंत्री होते हुए उस ऐतिहासिक लम्हे को आरिफ मोहम्मद खान ने अपने नाम कर दिया। लेकिन आरिफ साहब से लगातार मेरे वैचारिक मतभेद होते रहे। इस इंटरव्यू में भी आपको वही देखने को मिलेगा। सबसे पहले आरिफ मोहम्मद खान प्रधानमंत्री जो हैं, सबसे पहला भाषण उन्होंने दिया है अब संसद में, और उसमें जो है जिक्र इस बात का कर दिया कि कांग्रेस पार्टी जो है मुसलमानों को गटर की तरह ट्रीट करना चाहती है या वो गटर में पड़े रहें, ये अच्छा है। क्यों 33 साल बाद नरेंद्र मोदी, जिनको थम्पिंग मेजॉरिटी जैसे कहा जाता है, इतनी बड़ी जीत हासिल हुई है बिना या कहें कम से कम मिनिमम मुस्लिम सपोर्ट के, क्यों बार बार उन्हें मुसलमान, कांग्रेस पार्टी, इसे क्यों याद करना पड़ता है? दोनों आप मिक्सअप कर रहे हैं कि कांग्रेस को याद करना और उनको थम्पिंग मेजॉरिटी क्यों मिली है, ये दोनों अलग चीज़ है। ठीक, मैं भी यही सोच रही हूँ। थम्पिंग मेजॉरिटी इसलिए मिली है कि इस देश ने उनको पसंद किया है, सिंपल। देश के इलेक्टोरेट ने पसंद किया। कांग्रेस सामने है, विपक्ष का काम है सरकार के ऊपर की कमियों को उजागर करना। और सरकार में जो लोग हैं, ये लोकतंत्र की एक स्वाभाविक प्रक्रिया है कि जो सामने बैठे हुए लोग हैं वो उनको एक्सपोज करते हैं और वो ये बताते हैं कि आप जो बातें कह रहे हैं, आमतौर से जो अप्रोच होती है, जैसे कि मैं सरकार में भी और विपक्ष में भी, मैं दोनों में रहा हूँ, जहाँ वो सरकार के दोनों तरफ से एक ही कोशिश होती है कि आपका आचरण उसके मुताबिक नहीं है जो आप बात कहते हैं। इसे शुरुआत करने की क्यों ज़रूरत आन पड़ी उनको? नहीं, ये शुरुआत नहीं, ये तो नॉर्मल, ये तो प्रक्रिया का हिस्सा है। ये लगातार जारी रहता है, किसी दिन बंद नहीं होता लोकतंत्र, ये तो लगातार जारी रहता है। प्रधानमंत्री ने जो कहा है, उन्होंने अपनी तरफ से नहीं कहा, उन्होंने कहा कि उन्होंने जो एक इंटरव्यू पुराना देखा है, उसमें जो एक मंत्री ने कांग्रेस के शाहबानों के वक्त जो एक जुमला कहा है, उसको उन्होंने कोट करके याद दिलाया है कि कांग्रेस की नीयत ये काम करने के लिए, जिन कामों को अपीजमेंट कहा गया या मुंह भराई कहा गया, उन कामों को करते वक्त उस वक्त उनकी नीयत आम मुसलमान को फ़ायदा पहुंचाने की नहीं थी। सिर्फ एक वर्ग है जो विशेष अधिकार प्राप्त वर्ग है, प्रिविलेज्ड वर्ग है, सिर्फ उसके जो मफाद थे, उसके जो हित थे,
उनको मदद, उसमें मदद करने के लिए कांग्रेस ठीक है, ने मैं ये आपकी बात किया। समझ गई। आप ये कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी को आईना दिखा रहे हैं नरेंद्र मोदी। मैं ये नहीं कह रहा, जो मैं हाँ। कह रहा हूँ वो मैं अपने अल्फाज में कह रहा हूँ। आप मुझसे पूछिए, मैं ये, उन्होंने तो ये बताया है, और चूंकि वो मुझसे वो जुमला मैंने कोट किया है, वो मेरे इंटरव्यू से लिया आपके गया जरिए गया, है, हाँ। मेरे इंटरव्यू में, और वो आज नहीं है। प्रिंट में वो जुमला कम से कम 17, 18, 20 साल पहले का है। अच्छा। और चैनल जब से आए हैं तब से, कल से जितने मैंने देखे हैं वो क्लिप्स, कम से कम 8 या 9 टीवी के प्रोग्राम्स में मैंने वो जुमला दोहराया है कि जब मुझसे इस्तीफा वापस लेने के लिए दबाव डाला जा रहा एक बार था। फिर से बोल दीजिए कि क्या वो पूरा वाकया था, ताकि पूरा दर्शकों को वाकया, समझ में आ जाए। ठीक। जी। पूरा वाकया ये था कि जिस दिन शाम को बिल इंट्रोड्यूस किया गया हाउस में लॉ मिनिस्टर के जरिए, वो बिल इंट्रोड्यूस कर रहे थे, मैं पीछे की सीट पे जाके बैठ के 5 लाइनें मैंने अपने इस्तीफे की लिखी, अच्छा। और मैंने उस पे लिफाफे पर पर्सनल लिख के, और मैं प्रधानमंत्री के कार्यालय में वो देकर, और मैं घर नहीं गया अपने, मैं किसी दोस्त के घर पे मैंने रात बिताई, वरना तो मुझे रात में ही मेरे ऊपर दबाव, मुझे लगता था दबाव डाले जाएंगे। अगले दिन सुबह जब मैं पार्लियामेंट पहुंचा तो सबसे पहले मुझे श्री अरुण सिंह मिले। वो मुझे ले गए प्रधानमंत्री के कार्यालय के बराबर में एक वेटिंग रूम होता है, वहाँ पे मुझे बिठा दिया उन्होंने, और उन्होंने मुझसे बहुत ही अच्छे अंदाज से, ये जितने भी लोग आए उन्होंने बहुत अच्छे, बड़े प्यार से, Politely. तकरीबन श्री अरुण सिंह, मैं सबके एक साथ नाम ले देता हूँ ताकि कम वक्त लगे, उसके बाद श्री अरुण नेहरू, उसके बाद श्री फोतेदार, उसके बाद वो मिनिस्टर जिनके मातहत मैंने जूनियर मिनिस्टर की हैसियत से काम किया था, उनको बुलाया गया मुझे समझाने के लिए। सबसे आखिर में श्री नरसिम्हा राव आए, चूँकि वो कांग्रेस में बुजुर्ग लीडर माने जाते थे, और उन्होंने आते ही मुझसे, औरों ने भी बहुत दलीलें दी, लेकिन श्री नरसिम्हा राव जी ने आके मुझसे कहा कि तुम बहुत ज़िद्दी आदमी, अब तो शाहबानों ने अपना स्टांस बदल लिया, तुम्हें बदलने में क्या परेशानी। मैं क्या, मैं शाहबानों की लड़ाई नहीं लड़ रहा हूँ, मेरा मसला ये है कि मैंने 1 घंटे के करीब पार्लियामेंट का वक्त लिया है, मैंने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के हक में बातें कही हैं कि ये जजमेंट न सिर्फ मुल्क के कानून के मुताबिक सही है, बल्कि ये कुरान की जो तालीम है, वलिल मुतल्लिकाति मताउम बिल मारूफ हक्कन अलल मुत्तकीन, और तलाक़शुदा औरत के लिए भी एक प्रोविज़न करना है, उसके लिए भी माली इंतज़ाम करना है, ये वाजिब है, ये हक़ है उन पर जो खुदा शनास हैं, ये उसके भी ऐन मुताबिक है। और अब कल लॉ मिनिस्टर ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को निष्प्रभावी बनाने के लिए हम ये बिल ला रहे हैं। तो मैंने कहा, मैं अकबर का बीरबल नहीं हूँ कि एक दिन कहा कि बैंगन बहुत अच्छा है और अगले 3 दिन बाद कहा बैंगन बुरा है। तो अकबर ने बैंगन की पहले खूबियां बयान कर दी बीरबल ने, और फिर बाद में जब कहा बुरा है तो उसकी बुराइयां बयान कर शायद दी। इसलिए मैंने मैं आपसे ये कहा काम कि नहीं पार्टी लाइन से करूंगा। कभी भी आप जो है वो आपने अट के बात नहीं की। तो नरसिम्हा राव जी ने मुझसे कहा कि तुम बहुत जिद्दी हो, और देखो हमसे मतलब मैं भी उसमें शामिल हूँ, क्योंकि मैं भी उस वक्त उसी पार्टी में हूँ। बोले हम समाज सुधारक नहीं हैं, हम राजनीति में, हम राजनीतिक दल हैं। अगर एक सेक्शन, अगर ये लोग, उन्होंने जो शब्द इस्तेमाल किया, अगर ये लोग गटर में या गड्ढे में पड़े रहना चाहते हैं तो तुम रिजाइन क्यों कर रहे हो, तुम अपना रेजिग्नेशन वापस लो। और ये बात मैं पता नहीं कितनी बार दोहरा चुका तो ये हूँ। पूरी आज परिस्थिति आप थी। इंटरव्यू करने आए मुझे, चूंकि आज प्रधानमंत्री जी ने इसका रेफरेंस दे दिया, वरना पिछले साल एनडीटीवी, पिछले ही साल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद एनडीटीवी के डिस्कशन में, जिसमें नजमा हेपतुल्ला जी भी हैं, एक और वकील हैं और मैं हूं, वहां भी मैंने यही बात कही थी, तब किसी ने नोटिस नहीं लिया इसका। ठीक है, तो शाहबानो का मामला दरअसल ये था कि शाहबानो एक बुजुर्ग औरत जिनको उनके पति ने 3 तलाक, जिसको लेकर लगातार आप देखते हैं कि अभी भी जो है मोदी गवर्नमेंट का पहला लेजिस्लेशन, यानी पहला जो कानून, पहला जो बिल उन्होंने पार्लियामेंट में रखा वो 3 तलाक को लेकर है। इस ही 3 तलाक के तहत अपनी पत्नी को तलाक दे दिया। उनकी पत्नी जो है वो अदालत गई और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि मेंटेनेंस का, गुजारे भत्ते का हक है इस महिला को। लेकिन राजीव गांधी ने समझा कि शायद जो कट्टरपंथी मुसलमान हैं, जो रिलीजियस लीडरशिप है मुसलमानों की,
वो शायद इस बात से नाराज़ हो जाएगी और एक कानून लाकर उन्होंने पार्लियामेंट में सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट को बदल दिया। और उसके बाद से ये माना जाता है कि भारत की जो राजनीति है, कम से कम अगर जो माइनॉरिटी पॉलिटिक्स जिसे कहा जाता है, उसका हमेशा के लिए एक चैप्टर जो है वो बदल दिया गया। और उस वक्त में आरिफ मोहम्मद खान ने इसी फैसले का विरोध करते हुए राजीव गांधी सरकार से इस्तीफा दे दिया था। आरिफ मोहम्मद खान उस वक्त, जैसे मैंने आपको कहा कि इतिहास में आप एक ऐसे व्यक्ति रहे जो वो लम्हा आपके नाम लिख गया कि एक मुस्लिम मंत्री ने मुस्लिम अपीजमेंट या कहा जाए मुस्लिम कट्टरपंथियों के विरोध में आपने इस्तीफा दिया अपनी सरकार से। आप सबसे यंग मिनिस्टर्स में उसके लिए एक माने गए, काफ़ी प्रोग्रेसिव थे, लेकिन आरिफ मोहम्मद खान कैदी बन चुके हैं 1986 के। यंग मिनिस्टर में जवाब आपसे जानना चाहता हूँ, 86 में जो इश्यूज क्रिएट हुए वो सॉल्व हो गए? लेकिन हालात बदल चुके हैं। अरे आपने खुद अभी कह रही हैं, आप अपने आप को कंट्राडिक्ट कर रही हैं कि पहला बिल ही वो आया, शाबानों में इशू क्या था? 3 तलाक। अयोध्या, ये इशू हल हो गए? नहीं, ये तो चाहती है नरेंद्र मोदी सरकार चाहना पहले वो चीज पे आइए जो चीज आपने कही है। ये बताइए कि जो 86 में जो इश्यूज क्रिएट हुए, जिस पर मैंने ये कहा, मैं 86 में नहीं हूँ, 86 में जो इश्यूज क्रिएट किए गए उसने इस मुल्क को 47 में पहुंचा दिया। काश हम 86 में होते। वही नफरत जो 47 में पैदा हुई थी, आपको मालूम है 50 के शतक में कितने लोगों को लिंच किया गया था? आपको मालूम है कितने मिलियन में तादाद है जो लोग मरे थे, जिनकी जानें गई थी? हमें एक बात हमेशा ध्यान रखिए, जब आपकी नज़र तारीख पे नहीं होगी और आप आज के लम्हे में जीने की कोशिश करेंगे, हमेशा आपको मायूसियाँ और नाकामियाँ आता है। आपको तारीख का नजरिए के बगैर, पर्सपेक्टिव के बगैर आप अपनी मुस्तकबिल की राहों को तैयार नहीं कर सकते। मैं आपके तजुर्बे की कदर करती हूँ, इज्जत करती हूँ, लेकिन कहा यह भी जाता है कि अगर आप पीछे वाले शीशे में लगातार देखते हुए ड्राइव करेंगे, देखना ज़रूरी है कि अपने को ठीक से आप बचा पाएं, लेकिन अगर आप पीछे वाले शीशे में देखते रहेंगे तो आपका एक्सीडेंट हो जाएगा। 1986 की राजनीति, वहाँ के मुद्दे अलग थे, 2019 के अलग हैं। आप तो ये भी कह रहे हैं कि हिंदुत्व की राजनीति से मुस्लिम समुदाय को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। आप तो माइनॉरिटी कम्युनलिज्म और मेजॉरिटी कम्युनलिज्म इस दौर का आ जाइए। पहले एक सवाल पर रुकिए, मैं उस पर नहीं, पहले इस सवाल को तय करिए ना। 1986 के इश्यूज अगर आज जूं के तूं जिंदा हैं और ये पूरा मुल्क उस मुसीबत में जो 86 में इस मुस्लिम क्लर्जी ने और एक ना तजर्बेकार प्राइम मिनिस्टर की ना तजर्बेकारी का फ़ायदा उठा के इस पर्सनल लॉ बोर्ड ने जिस मुसीबत में इस मुल्क को धकेला, आज भी वो दोनों इश्यूज, आप अली मियां की किताब उठा के पढ़ लीजिए। राजीव जी ने मुझसे कहा 6 फरवरी को कि कोई ताला जो खुला है अयोध्या में, उसका कोई मुस्लिम लीडर मुखालफत नहीं करेगा। मैंने कहा कैसे? उन्होंने कहा ताला खुलने से पहले मैंने सबको इत्तला दे दी थी। मुझे याद आया कि अली मियां ने बयान दिया है 3 तारीख को, और भी बहुत सी मस्जिदों पर गैरों के कब्जे हैं, ये ख़ास बात नहीं है। और सलमान खुर्शीद जो उस ज़माने में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के नज़दीक थे, उन्होंने हिंदुस्तान टाइम्स में आर्टिकल लिखा और उन्होंने कहा कि आरिफ मोहम्मद खान बाबरी मस्जिद को कह रहे हैं कि ये बहुत समस्या बन जाएगी। बाबरी मस्जिद समस्या नहीं है, समस्या शाहबानों है, मुसलमानों के की आइडेंटिटी को महफूज रखने के लिए। तो वो सारे इश्यूज न सिर्फ जिंदा हैं, उन सारे इश्यूज ने हमें तकरीबन उस जगह पहुंचा दिया जहां पे इस मुल्क का पार्टीशन हुआ था। तो उस वक्त जो नफरत थी, गलती किसकी है? जिन्होंने ना तजर्बेकार वजीर आजम को मजबूर किया कि तुम शाहबानों में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट बदलो। तो 1986 के लिए अब 2019 में हम क्या करें? भाई 2019 वो मसला हल नहीं हुआ ना। 10 साल कांग्रेस की, मैं पूछ रहा हूँ आपसे, 10 साल बीच में कांग्रेस की हुकूमत थी, क्यों नहीं उन्होंने उन मसलों को हल कर दिया? क्योंकि मौजूदा दौर के और बहुत सारे ऐसे मसले थे। कोई बिल्कुल भी नहीं, पूरा मुल्क सारे सचर कमेटी को सेटअप किया। अच्छा, फिर क्या किया उस पर? फिर क्या किया? आर्थिक मुद्दे मान लिया, हम आपकी बात मान लिए। क्या किया फिर उस पर कदम उठाया, क्या फंड जारी कुछ किया, बता तो दीजिए। माइनॉरिटी कंसल्टेशन डिस्ट्रिक्ट हम तो जितना हमने वो पहले से आइडेंटिफाइड थे। प्लीज डोंट ट्राई टू मिसलीड पीपल, वो हमेशा से आइडेंटिफाइड थे। और दूसरा मैं एक बात बता दूं आपको, आप गलत आदमी से सवाल कर रही हैं। मैं जब 1982 में जनवरी में मिनिस्टर बना तो दिल्ली से एक मशहूर डाइजेस्ट निकलता था, हुमा, बहुत मशहूर, देखा है मैंने हुमा। उसमें एक पॉलिटिकल इंटरव्यू छपा था। उन्होंने फरवरी में
जनवरी में मैं मिनिस्टर बना, जनवरी के आखिर में या फरवरी के शुरू में मुझे इंटरव्यू किया, और जहाँ तक मुझे याद है वो मार्च के इशू में छपा है 6 से। उन्होंने मुझसे 3 दफ़ा यही लफ्ज़ इस्तेमाल किया, माइनॉरिटी माइनॉरिटी माइनॉरिटी, अक़लियती नुमाइंदे की हैसियत से। जब तीसरी दफ़ा ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया, ये छपा हुआ है, आज का नहीं है, 1982 का। उन्होंने मुझसे पूछा क्या ये छाप दे, मैंने कहा मैंने छापने के लिए कहा है। उन्होंने 3 दफ़ा मुझसे माइनॉरिटी कहा। मैंने कहा मुझे एक बात बताइए, पहले मैं इसको डिस्कस करना चाहता हूँ। जब आप तीसरी बार कह रहे हैं, मैं ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी से जीत के आया हूँ जहाँ मुसलमानों का वोट, जिसे आप माइनॉरिटी कह रहे हैं, वो 12% से कम है, बल्कि माइनॉरिटीज़ का वोट 12% और ब्राह्मणों का वोट 20% है तकरीबन। पंजाबी जो लुट-पिट के पाकिस्तान से आए थे, उनका वोट 18-19%। मैं जीता हूँ, मेरा नज़दीक नियरेस्ट राइवल भी मुस्लिम है, किसी गैर मुस्लिम उम्मीदवार की ज़मानत भी नहीं बची। अब अगर दिल्ली में आके मैं माइनॉरिटी का रिप्रेजेंटेटिव बन जाऊँ, तो ये लोग जिन्होंने मुझे वोट दिया, इनके ये तो फिर महरूम हो गए ना। हम जो चीज़ समझने से इनकार कर रहे हैं वो ये है कि इस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वालों के दिमाग में 2 बातें बिल्कुल साफ थीं। ये मुल्क ने इतने लंबे ज़माने तक ग़ुलामी का तौक अपने गले में पहना है। क्यों? एक तो हमारा कास्ट सिस्टम जो बड़ा और छोटा बना था, और दूसरा अंग्रेज़ का दाखिल किया हुआ सेपरेट इलेक्टोरेट, जो जहाँ हिंदू हिंदू का नुमाइंदा होगा, मुसलमान मुसलमान का नुमाइंदा होगा। सवाल मेरे पास इन दोनों, मैं माइनॉरिटी लीडर नहीं हूँ, मेरी एम्बिशन उससे कहीं बड़ी है। लेकिन आरिफ मोहम्मद खान, आप एक तरह के आदर्शवादी धर्मनिरपेक्ष फ्रेम ऑफ माइंड में ऐसा लगता है कि फंस गए हैं। आप ये देखिए, हम एक ऐसे देश में जी रहे हैं जहां मेनका गांधी ने ये कहा कि मुसलमान मुझे वोट नहीं देते, मैं उनका काम नहीं करूंगी। हम ऐसे देश में जी रहे हैं जहां पर नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री रहते हैं। आप यमन में जीना चाहती हैं? उन्होंने कहा आप सीरिया में जीना चाहती हैं? मेरा सवाल हाँ, बताइए। उन्होंने वायनाड के लिए कहा कि राहुल गांधी वहां चुनाव इसलिए लड़ने गए हैं क्योंकि वहां पर उनको मालूम है कि हिंदू उन्हें वोट नहीं करेगा। हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां 303 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में एक भी मुसलमान बीजेपी की तरफ से नहीं है। तो आप ये बताइए कि ऐसे वक्त में जहां की पूरी पॉलिटिक्स एंटी मुस्लिम एक पिलर पर बेस्ड हो, वहाँ आप एक तरह की एक रिजिड लीगल सेक्युलरिज्म में ऐसा लगता है कि फंस गए। चलिए ठीक है, आप पाकिस्तान में रहना चाहती हैं जहाँ पे हर जुमे को मस्जिदों में बम फेंके जाते हैं? मैं हिंदुस्तान को बेहतर बनाना चाहती हूं। आपने जुमला ये नहीं कहा, मैं हिंदुस्तान आपने जी नहीं, आपने जुमला कहा हम ऐसे मुल्क में रह रहे हैं, इस तरह के जी नहीं, आपने जो जुमला कहा है वो कहा है हम ऐसे मुल्क में रह रहे हैं। तो आप पाकिस्तान में रहना चाहती हैं जहाँ पे हर हफ्ते हर मस्जिद में बम फोड़े जाते हैं? आप सीरिया में रहना चाहती हैं? आप यमन में रहना चाहती हैं? आप कौन से मुल्क में रहना चाहती हैं जहाँ लोगों के इंटरेस्ट जो हैं, उनके हुकूक महफूज हैं? और मुझे कोई एक मुल्क का नाम बता दीजिए, आप जिस मुल्क में रह रही हैं वो मुल्क वो है जहाँ देवबंद वालों को इसकी इजाज़त है। ये किताब देवबंद में निसाब का हिस्सा है, सिलेबस का हिस्सा है ये किताब। इसमें जिहाद, कुरान कहता है उज़िना लिल्लज़ीना युक़ातलूना बिअन्नहुम ज़ुलिमू, लड़ने की इजाज़त सिर्फ उनको दी जाती है जिनके खिलाफ लड़ाई लड़ी गई है, उन पर जुल्म किया गया है, उनको उनके घरों से निकाला गया है। और देवबंद क्या बताता है जिहाद का मकसद क्या है? और मुझे कोई एतराज़ नहीं है, कुल 4% बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन ये 4% वो हैं जिनका मस्जिद के मिंबरों पर कब्जा है, वहां से ये तकरीरें करते हैं। लेकिन आखिरी बात पहले बात सुन, बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था कब हुआ था हिंदुस्तान में? मेरी बात ये भी तो मुझे बता दीजिए भाई, मेरे बात पहले इसको तो सुन लीजिए। शरीयत में जिहाद दीन हक की तरफ बुलाने और जो उसे कबूल न करे उससे जंग करने को कहते हैं। ये देवबंद में, और इस किताब को बच्चा जब आता है तो वो यूं करके आंखों पे लगाता है, चूंकि उसको कहते हैं ये अल्लाह का कानून है। ये नहीं कहते कि ये देवबंद वालों की राय है। और ये मैं जब अंग्रेजी से कोट किया करता था, मेरे दोस्त कहते थे अरे भाई गलत तर्जुमा तो नहीं है? तो मैंने ये 9 वॉल्यूम देवबंद से मंगाए, देवबंद के छपे हुए, मकतबा थानवी देवबंद जिला सहारनपुर, ये पढ़ाएंगे। आरिफ साहब, मेरी आपसे एक शिकायत है, मैं इस बात से किसी बात से भी असहमत नहीं हूं जो आप ये बोल रहे हैं। रिजिडिटी, फंडामेंटलिज्म, कंजर्वेटिज्म मुस्लिम समुदाय को एक तरह से खा रहा है।
गेहूं जैसे घुन खाता है ऐसा खा रहा है। लेकिन ऐसा लगता है कि आप जो तमाम जो राजनीतिक सामाजिक समस्याएं हैं, ऐसा लगता है कि कल को मुस्लिम समुदाय अपने को पूरी तरीके से रिफॉर्म कर लेगा तो ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। आप समस्या को वहाँ ढूंढ रहे हैं जहाँ वो नहीं है। अच्छा, मैं वहाँ ढूंढ रहा हूँ। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। आपके पास आपका माशाल्लाह एक बेटा है जी। आप अगर घर के अंदर झूठ बोल रही हैं और उसके बाद आप बच्चे से कहें कि तुम सच बोलो, वो आपकी बात सुन लेगा? बिल्कुल नहीं। नहीं ऑब्जर्व नहीं बिल्कुल नहीं, सुनेगा। बच्चे ऑब्जर्व करते हैं आपको। जिस कम्युनलिज्म की तरफ आप इशारा कर रही हैं, ये कम्युनलिज्म क्या है? ये एक होती है खुदगर्जी, स्वार्थ, सेल्फिशनेस। इज्तमाई खुदगर्जी को कम्युनलिज्म कहा जाता है। क्या दुनिया में किसी शख्स के लिए मुमकिन है कि वो दूसरे की खुदगर्जी से लड़ सके? हाँ, अगर उसे दूसरे के ऊपर असर डालना है तो वो उसे अपनी खुदगर्जी के खिलाफ लड़ना पड़ेगा, अपने आप को दुरुस्त करना पड़ेगा, फिर उसकी बात दूसरे लोग भी सुनने को तैयार हो जाएंगे। हो सकते हैं, मैं ये भी नहीं कह रहा हो जाएंगे, लेकिन और देखिए, मैं हूं असल में, आप हैं सियासत, आपके नज़दीक सबसे इंपॉर्टेंट है। मैं सियासत 12 साल हुए तो छोड़ चुका। बिल्कुल छोड़ चुका। 2007 इलेक्टोरल पॉलिटिक्स मैं छोड़ चुका। मैं मुझसे वो सवाल कीजिए, इसीलिए आपसे बात करना और भी ज्यादा है। हाँ, मैं वहीं आ रहा हूँ। मैं हूँ कुरान का तालिब इल्म। कुरान मुझे बताता है अपनी समस्याओं के लिए दूसरों को जिम्मेदार मत ठहराओ। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अलैकुम अनफुसकुम, ए लोगो जो ईमान लाए हो अपनी फिक्र करो। ला यदुर्रुकुम मन ज़ल्ला इज़ा तदैतुम, अगर तुम खुद सही रास्ते पर हो तो जो गलत रास्ते पे है वो तुम्हें नुकसान पहुंचा ही नहीं सकता। या तो कहिए कि अल्लाह का ये वादा गलत है। नहीं, लेकिन इसमें एक तरह का प्रिविलेज झलकता है आरिफ साहब। मैं या आप जैसे लोग जिनको पढ़ने का मौका मिला, जिनके पास ये मौका है कि वो इस तरह की जो ज्ञान है, जो ज्ञान का भंडार है, उस तक उनका एक्सेस है, वो हासिल कर सकते हैं। मुझे आप बताइए, मैं गोरखपुर गई, वहाँ मैंने देखा गोरखनाथ मंदिर के ठीक पीछे, मैं अपने कैमरामैन यही जो शूट कर रहे हैं देवी, इन्हीं को लेके वहाँ पहुँची हूँ। आप यकीन जानिए, उन्होंने मुझसे ये नहीं पूछा कि मैं कहाँ से आई हूँ, मैं कौन हूँ, मेरा नाम क्या है, मैं किस शहर से आई हूँ। सिर्फ कैमरा देखते ही मेरे ऊपर लोग जिस तरह से झपटे हैं। जो उन्होंने बताया कि जो हिंदुत्व की राजनीति पिछले 5 साल में देखी, खासकर 2017 से 2019 के बीच में पूरे कारोबार तबाह हो गए हैं, गोश्त की दुकानें ख़त्म कर दी गई हैं। जो वेंडर्स थे लोकल, वहाँ पे चुन चुन के मुसलमानों के जो उनके फाइनेंशियल जितने रिसोर्सेज हो सकते थे, जो भी जरिए हो सकते थे, उनको ख़त्म किया जा रहा है। क्या आपको लगता है कि ठीक तरीके से मुसलमान कुरान पढ़ने लगे, 3 तलाक बंद कर दे, माइनॉरिटी कम्युनलिज्म, अपने अंदर का कंजर्वेटिज्म ख़त्म कर दे, तो ये सब भी ठीक हो जाएगा? अच्छा, अब मैं दूसरी बात पे आ रहा हूँ। पिछले साल, ये आप ही की बात, उसी ज़िले की बात कर रहा हूँ जिस ज़िले की बात आप। बिल्कुल। पिछले साल शमसुर रहमान फारूकी साहब जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में एडिशनल सेक्रेटरी या सेक्रेटरी की रैंक से रिटायर हुए, उनका आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में छपा कि उनके वालिद जो इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स थे 1954 या 55 में उसी गोरखपुर ज़िले में किसी स्कूल के इंस्पेक्शन पे गए। ये बीजेपी नहीं थी पावर में, एनडीए नहीं था पावर में। वहाँ ये खबर फैल गई कि बराबर के किसी गांव में गाय के एक बछड़े को मार दिया गया। शमसुर रहमान फारूकी के वालिद को इतना मारा गया कि वो उनको मुर्दा समझ के छोड़ के गए। ये शमसुर रहमान फारूकी साहब ने खुद लिखा है अपने आर्टिकल में, और कहा मेरे नाना एमएलए थे, मेरे नाना डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन या जो दूसरे मिनिस्टर या ऑफिसर जो भी होंगे, डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन का तो उन्होंने नाम लिखा है। कहा उनके पास गए, उनसे ये दरख्वास्त की कि इतने फ्रैक्चर हैं, अब इनके बस की फील्ड का काम करना नहीं, क्या इनको ऑफिस में अटैच किया जा सकता है? कहा वो भी कभी नहीं मान के दिया। तो ये कब हो रहा था? जब ये सरकार नहीं थी। हम इस तरह, जब आपके पास तारीखी पस मंज़र नहीं होगा, मैं जो पहले बात आपसे कर, जो कौम, जो लोग भुला देते हैं तारीख को अपनी, उन लोगों का जोग्राफिया भी बाकी। तो आरिफ साहब, कोई फर्क नजर नहीं आता आपको नरेंद्र मोदी सरकार और कांग्रेस पार्टी की सरकारों में? आपको कोई फर्क नहीं नजर आता? मैं सिर्फ आपसे बहुत ही एक पॉइंटेड सवाल सिर्फ एक मिसाल देकर आपको बता रहा हूँ, सुन लीजिए। शाहबानों के बाद शहाबुद्दीन साहब ने खत लिखा उस वक्त प्राइम मिनिस्टर को, सैटेनिक वर्सेस को बैन कर दिया जाए।
किताब पे पाबंदी लगाई। मैं आपसे पूछता हूँ पाबंदी लगाने का मकसद क्या होता है? कि वो मवाद जो तौहीन आमेज है, जो काबिल एतराज़ है, वो लोगों को अवेलेबल नहीं होना चाहिए। यही मकसद होता है, यही होता है। 2 महीने किताब बैन हो गई, पाकिस्तान में अगले दिन 13 आदमी मरे, कई सौ करोड़ की प्रॉपर्टी चली, पूरी दुनिया में 200 से ज़्यादा लोग मरे। जब ये कंट्रोवर्सी हो गई, मैं खान मार्केट में किताब की दुकान में गया। मैंने पूछा, चूँकि उन्होंने मुझे किताब भेजी थी, मैंने वापस कर दी थी, कि ये बैन से पहले की बात है। मैंने पूछा, अब तो वो किताब अवेलेबल नहीं हुई? उनका जितनी चक्कर है उतनी। तो मैंने उनसे और फिर उन्होंने खुद बताया, कहा कि बैन होने से पहले 7 किताबें बेची थी, बैन होने के बाद 10,000 किताबें बेची। फिर मैं दूसरी दुकान पे गया इस आंकड़े को जानने के लिए, उन्होंने इसे कंफर्म किया। मैंने घर आके पार्लियामेंट में क्वेश्चन डाला, और क्वेश्चन में मैंने क्या कहा, किस तारीख को बैन किया गया, कितनी किताबें जब्त की गई, और मैंने अनस्टार्ट डाला ताकि ये सेक्रेटरी और मिनिस्टर के पास ना पहुंचे। जवाब आया 15 दिन के बाद, जो मौजूद है, इस तारीख को बैन किया गया, एक भी किताब कॉन्फिस्केट की नहीं की गई। तो क्या नीयत थी? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या नीयत थी? तो आपको दोगलापन अच्छा लगता है? और एक आदमी जो भी उसका व्यू है वो सफाई से रख रहा है। पिछले 5 साल में एक भी दंगा नहीं हुआ पूरे मुल्क में। और जो छोटे छोटे दंगे हुए हैं जब सब जगहों पर, छोटा अभी तो बताया मैंने आपको, इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल। आरिफ मोहम्मद खान, किसी भी इलेक्शन से पहले आपको 2013 का दंगा याद है, जबकि हालांकि सरकार दूसरी थी मुजफ्फरनगर में, वहां इस बात के पूरे सबूत मिलते हैं, बाकायदा बीजेपी के ऑफिस बेयरर्स, उनके एमएलएज वहां पे शामिल थे, उन लोगों को प्रमोट करके मंत्री बनाया गया। एक मिनट, उत्तर प्रदेश में दंगे को रोकने की और उनके जिम्मेदारी थी, लेकिन अगर ग्राउंड रूट्स लेवल पे, कमाल की बात, ये क्राउड में ये नफरतें क्यों पैदा हुई, ये सवाल करने का। आप ये कह रहे हैं कि कम्युनलिज्म को अच्छे से खेला जाए, पहले छुप के खेलते थे, आप कह रहे हैं, अब जो है अच्छे से खेला जाए। आप कह रही हैं, आप ये कह रहे हैं कि दोगलापन, आप ये कह रहे हैं कि दोगलेपन से अच्छा है भैया, मैंने तो दोगलापन लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया, आपने किया। तो खुल के आप ही कह रहे हैं, आपने किया, मैंने तो दोगलापन लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया। आप मेरे मुंह में अल्फाज रख रही हैं। आपने दोगलापन इस्तेमाल किया, मैंने तो आपको फैक्ट बताए। अभी 6 महीने पहले लखनऊ में कांग्रेस के बड़े लीडर, राज्यसभा में अपोजिशन लीडर गुलाम नबी आज़ाद अलीगढ़ वालों की मीटिंग में बोल रहे हैं और कहते हैं मुल्क में माहौल कम्युनल इतना हो गया है कि पहले जो कैंडिडेट मुझे इलेक्शन में बुलाया करते थे, अब 80% नहीं बुलाते। तो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या बीजेपी के कैंडिडेट बुलाया करते थे उन्हें? कौन सी पार्टी कम्युनल हुई है? तो फिर क्या इस बात पे सहमत हो सकते हैं आप कि हमारा देश कम्युनल हो रहा है? हमारा देश कम्युनल नहीं हो रहा जब तक वो लोग जो एक खास कम्युनिटी के इत्तेहाद का नारा लगाते थे, और वो इतने शॉर्ट साइटेड लोग थे कि उन्हें ये नजर नहीं आता था कि इसकी रिएक्शन दूसरी तरफ भी होगी। वो नारे कौन, जरा मौलाना आज़ाद की तकरीरों को पढ़ लीजिए, क्या कहा है मौलाना आज़ाद ने कहा कि आज तुम्हारे चेहरों पे इज़्मेहलाल और परेशानी है। मैंने उस वक्त तुम्हें पुकारा था जब इसकी बजाय तुम्हारे चेहरे हसास बच्चाश थे, लेकिन मैंने तुम्हारी तरफ हाथ बढ़ाना चाहा, तुमने मेरा हाथ तोड़ दिया। मैंने तुम्हारी तरफ करवट लेनी चाहिए, तुमने मेरी कमर तोड़ दी। मैंने तुम्हारी तरफ कदम बढ़ाने चाहे, तुमने मेरी टांगें तोड़ दी। तुमने गफलत व इनकार की सारी सुन्नतें ताज़ा कर दी। जब आपका को तारीख का अंदाज़ा नहीं होता, ज़रा पढ़िए 46 का मौलाना का इंटरव्यू। मौलाना ने क्या कहा है कि मुस्लिम लीग की सियासत के नतीजे में इस मुल्क में क्या असरात मुरतब होंगे। अल्लाह का शुक्र है, हालांकि पाकिस्तान के ताल्लुक से उन्होंने जो पेशन गोइयाँ की हैं वो सब सही साबित हो गई, लेकिन अल्लाह का शुक्र है हिंदुस्तान में वो सारी पेशन गोइयाँ सही साबित नहीं हुई है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, अगर एक लाइन में देखा जाए तो आप ये कह रहे हैं कि जो माइनॉरिटी कम्युनलिज्म था, मैं क्या कह रहा हूँ, आप सवाल मैं समझने की कोशिश कर रही हूँ, दर्शकों को समझाने की कोशिश कर रही हूँ। मेरे पास अल्लाह का शुक्र है अल्फाज हैं, मैं उसी को दोहराने की कोशिश कर रही हूँ कि क्या मैं ठीक समझ पा रही हूँ आपकी बात, कि आप ये कह रहे हैं कि माइनॉरिटी कम्युनलिज्म के जवाब के तौर पर जो मेजॉरिटी कम्युनलिज्म हमें नजर आ रहा है, क्या वो है जो आप कह रहे हैं, जिसको रिएक्शन कह रहे हैं आप, वो रिएक्शन क्या है? आप लफ्ज माइनॉरिटी, वो रिएक्शन क्या है? मैंने माइनॉरिटी लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया और मैं इस लफ्ज को इस्तेमाल करूंगा नहीं। क्या आप उसको एकेडमिक्स की ज़बान में क्या कहेंगे, जो कांग्रेस पार्टी ने किया वो क्या है? मैं आपको दूसरा एक ही मिसाल देता हूं। पिछले 4-5 साल में हरियाणा में एक कम्युनिटी है, मैं नाम भी नहीं लूंगा, बहुत डोमिनेंट कम्युनिटी, उन्होंने बड़ा एजिटेशन चलाया रिजर्वेशन का, और आखिर होते होते क्या हुआ, बाकी सारी वो मुसलमान नहीं, सारी कम्युनिटियां उनके खिलाफ हो गई। नतीजा क्या हुआ, इस इलेक्शन में क्या हुआ,
बगैर किसी के कहे हुए उस कम्युनिटी के लीडरों से आप बात कर लीजिए, वो क्या कहते हैं? कहते हैं भाई हम तो अलग थलग पड़ गए, हमारे पास तो कोई चारा ही नहीं रह गया कि हम बीजेपी को वोट दें ताकि कम से कम दूसरी कम्युनिटियां हमें कबूल तो कर लें। मस्जिद ये अकेले जिसे आप माइनॉरिटी कह रही हैं उसके खिलाफ नहीं हैं। जो कोई भी अपनी 1.5 ईंट की दीवार खड़ी करने की कोशिश करेगा, आज मुल्क में वो माहौल बन गया है कि अलगाववाद की बात जो कोई भी करेगा, चाहे वो इस मजहब का हो उस मजहब का हो, सारे लोग इकट्ठे होकर उसके खिलाफ हो रहे हैं। चलिए, एक पॉइंटेड सवाल, एक लाइन का सवाल। नरेंद्र मोदी का दूसरा कार्यकाल चल रहा है, भारत में मुस्लिम समुदाय का भविष्य क्या है? भारत में मुस्लिम समुदाय का भविष्य, ये सवाल अपने आप में, जो हिंदुस्तान का भविष्य है वो हिंदुस्तान में रहने वाले लोगों का भविष्य, उसमें मुसलमान भी शामिल। और उनकी पहचान कोई मायने नहीं रखती? क्या पहचान? उनकी पहचान से जुड़ी जो दुश्वारियां हैं। पहचान मैं कह रही हूँ, मैं बताता हूँ आपको। मेरी पहचान ये होनी चाहिए कि मैं 3 तलाक देकर अपनी बीवी को घर के बाहर निकाल सकता हूँ। मेरी पहचान ये होनी चाहिए कि एक बीवी के लिए मेरे पास साधन नहीं है, मैं 4 बीवियों का हक है। मेरी पहचान होनी चाहिए, कुरान मुझे कहता है। हाँ, मैं मुझे एक चीज़ मैं कहना चाहता था आपसे, क्या आपने कहा कि ये तो जो लोग इल्म, जिनके पास नॉलेज है, वो ये बातें जान। मेरे भाई, इस दीन में जिनकी आप बात कर रहे हैं, यहाँ इल्म का हासिल करना पहले दिन फ़र्ज हुआ था, नमाज 11 साल बाद फ़र्ज हुई है। ये बेइल्म हुए कैसे? किसी भी सोसाइटी में क्लर्जी, पेशेवर जिन्हें उलमाए सू कहा गया है, वो जिंदा नहीं रह सकते जब तक अवाम जाहिल नहीं होंगे। अगला सवाल आरिफ साहब, क्या जिस तरह की आशंकाएं जाहिर की जा रही हैं कि भारत धीरे धीरे एक सेक्युलर डेमोक्रेसी से एक हिंदू राष्ट्र की तरफ आगे बढ़ता जा रहा है, क्या आप इस बात से सहमत हैं? आपने कभी एतराज़ किया उन मुल्कों पे जहाँ पे इस्लामी हुकूमत है? मैं कह रही हूँ कि भारत के नजरिए से बात करें, वो बहुत लंबी बहस हो जाएगी। आज दुनिया ग्लोबल विलेज है, लेकिन ये बहुत लंबी बहस हो जाएगी। ग्लोबल विलेज है, और हिंदू राष्ट्र से आप क्या समझती हैं ये बताइए मुझे। जहाँ पर माइनॉरिटीज जो मुसलमान हैं या ईसाई हैं या दूसरे जो माइनॉरिटीज हैं जो रिकॉग्नाइज्ड हैं, हिंदू आई विश आप मुझे मैं ये कहना चाह रही हूँ कि वो दूसरे दर्जे के नागरिक बन जाएं, उनके अधिकार छीन लिए जाएं। असल चीज पाइए, ये तारीख दूसरे मज़ाहिब की है। हिंदू मजहब में दूसरे दर्जे के शहरी का तसव्वुर ही नहीं, कोई तारीख में मिसाल नहीं मिलती। यहाँ कोई जिम्मी नहीं बनता, यहाँ किसी से जिजिया नहीं लिया जा सकता। लेकिन आप हिंदू सुप्रीमेसी से आप इनकार कर रहे हैं। मैं ये जो तमाम जो नीतियां और राजनीति में नजर आ रही है, मैं एक बात जानता हूँ और बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, और ये मैंने पहले ही आपको कह दिया, मैं कुरान का तालिब इल्म हूँ। कुरान मुझे ये बताता है कि हुनैन में जब 10,000 से ज़्यादा की तादाद थी, फौज भाग खड़ी हुई, और कुरान कहता है तुम्हारी मेजॉरिटी तुम्हारे किसी काम ना आई। ये कुरान कहता है। और जहाँ माइनॉरिटी में थे, 300 थे, वहाँ तुम कामयाब हो गए। तो वो क्या कहता है? कहता है कि अगर आप तौहीद के मानने वाले हैं, अगर आपका अकीदा ये है कि उसके अलावा ना कोई आपको नुकसान पहुंचा सकता है और ना फ़ायदा पहुंचा सकता है, तो ऐसा आदमी कभी भी ना तो तादाद कम होने से डरेगा और ना तादाद ज़्यादा होने से उसके अंदर गर्व की अनुभूति पैदा होगी। एक सेकेंड, मैं एक बात जानता हूँ, फिर मैं आ रहा हूँ कुरान की तरफ लौट के। व अम्मा मा यनफ़उन्नास फ़यमकुसु फ़िल अर्द, कुरान में वादा है वो लोग जो समाज का फ़ायदा पहुँचाने वाले लोग हैं, उनको वो हम सिर्फ अपने लिए जीना चाहते हैं। इस मुल्क में सबसे छोटी माइनॉरिटी पारसी हैं, उनका तो एक मेंबर भी नहीं है पार्लियामेंट के अंदर, उन्हें तो फिक्र नहीं है। क्रिश्चियंस कितनी तादाद है क्रिश्चियंस की, वो इस मुल्क को, पारसी इस मुल्क की इकोनॉमी को बना, उनके सामाजिक आर्थिक जितनी पृष्ठभूमि, आप बार बार इतिहास को खुद लेकर आते हैं और ये बहुत अच्छी बात है कि इतिहास का हमें ध्यान रखना है, लेकिन आप इतिहास भूल रहे हैं कि किस तरह से ये इतने गरीब लोग, जो मुसलमान, ये गरीब हुए कैसे, ये तो गौर करना पड़ेगा। ये मेरे भाई अब आप सच्चर का भी देखिए, सर सैयद को पढ़ लीजिए। सर सैयद ने क्या कहा? सर सैयद ने कहा कि हमें ये गरीब किसी और ने नहीं बनाया है। जब अंग्रेजों ने अंग्रेजी एजुकेशन शुरू करी और कहा संस्कृत कॉलेज, पहले उन्होंने ऐलान किया संस्कृत कॉलेज बनाएंगे। राजा राम मोहन रॉय के घर पे सर सैयद की पैदाइश के चंद साल बाद की बात है। राजा राम मोहन रॉय के घर पे मीटिंग हुई, उन्होंने कहा हमें संस्कृत कॉलेज नहीं चाहिए, अंग्रेजी कॉलेज बनाओ। और इसके 8 साल के बाद
8,000 मुसलमान मौलवी इकट्ठे हुए और उन्होंने कहा कि ये जो अंग्रेजी के स्कूल कायम हो रहे हैं ये इस्लाम के लिए खतरा हैं और इस पे अगर गवर्नमेंट इसे बंद नहीं करती तो मुसलमान बच्चों के दाखिले पे पाबंदी लगाए, और अगर गवर्नमेंट वो नहीं करेगी तो हम मुसलमान बच्चों को नहीं जाने देंगे। सर सैयद के खिलाफ आपको मालूम है अंग्रेजी की एजुकेशन कितने फतवे थे, तो कौन जिम्मेदार है हमें बेइल्म रखने के लिए? सरकार जिम्मेदार नहीं है भारत की, जो ये सर सैयद ने नहीं कहा। तो ये तो 1857 अरे के बाद के हालात। अरे तो ये एटीट्यूड तो आज अगर मैं आपको पिछले साल की तकरीर दिखा दूं देवबंद के एक बड़े आलिम की कि मॉडर्न एजुकेशन में मत जाओ। आपने खुद ही बताया, अभी सचर कमेटी ने भी बताया कि 4% मुसलमान से मदरसा जाता है, 96% के बारे में तो सोचेंगे आप। बड़ी मुसीबत है। वो 4% का कब्जा मस्जिद के मिंबरों पे है और वहां पे वो ये बताता है लोगों को, यानी आप हर मस्जिद के मेंबर पे कब्जा है उन 4% का। बिल्कुल। और वो मुझे कहता है जरा अपनी टॉलरेंस पर गौर करिए, सिर्फ गैर मुस्लिम काफिर नहीं है, देवबंदी के नजदीक बरेलवी काफिर है, बरेलवी के नजदीक देवबंदी, दोनों के नजदीक अहले हदीस काफिर है, तीनों के नजदीक शिया काफिर है, चारों ने अहमदियों को बाहर कर दिया। जरा अपने एटीट्यूड पर गौर करिए। आखिरी 2 सवाल आरिफ साहब, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस आप कम्युनलिज्म, कंजर्वेटिज्म, फंडामेंटलिज्म का जिक्र कर रहे हैं, मुझे बिल्कुल इनकार नहीं है, मुस्लिम समुदाय में भी है, दूसरे समुदायों में भी है। फ़र्क इस बात का है कि ये जो क्लर्जी जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, इनके पास सत्ता का साथ नहीं है। अभी फ़िलहाल जो लोग हिंदुत्व की राजनीति में यकीन रखते हैं, हमारी सरकार जो सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, जिसका पूरे देश पर फिलहाल कब्जा है, पूरे संसद में जो है उनके सबसे ज़्यादा सदस्य हैं, उनको सीधे तौर पर उनका पेट्रनेज मिला हुआ है। फिर भी आप ये कह रहे हैं कि आपको खतरा देवबंद से ज़्यादा है, आपको खतरा नागपुर से नहीं है। मैंने तो ये नहीं कहा। तो मुझे बताइए नागपुर से नहीं कहा। तो आरिफ साहब एक लाइन में सवाल। प्रॉब्लम ये जर्नलिस्ट होने का मतलब ये नहीं है कि आप मेरे मुंह में अल्फाज रखें। आरिफ साहब एक लाइन में सवाल, देवबंद से ज़्यादा खतरा है या नागपुर से ज़्यादा खतरा है? मैंने आपको पहले ही बता दिया, मैं अपनी खुदगर्जी के खिलाफ लड़ सकता हूं, मैं दूसरे की खुदगर्जी के खिलाफ लड़ने की अल्लाह ने मुझे ताकत नहीं दी। नहीं लड़ सकता, बिल्कुल। अगर आप समझना चाहें तो समझें। और मुझे खूब याद आ रहा है, आपने सिर्फ अपनी फेसबुक पे मैं होली खेलूंगी कह बिस्मिल्लाह डाल दिया था। आपके खिलाफ जो कुछ लिखा है लोगों ने, मुझे खूब अच्छी तरह याद है, मैंने वो सारे कमेंट पढ़े। ये इंटॉलरेंस कहाँ से आई है और इस इंटॉलरेंस की रिएक्शन क्या होगी? नहीं, मैंने आपसे कहा मुझे कंजर्वेटिज्म से इनकार नहीं है कि सभी समुदायों में है, लेकिन मुझे इस बात हम अटैक करेंगे दूसरे की खुदगर्जी पे, हम अपनी बुराई की तरफ नजर डालने को तैयार नहीं होंगे, क्योंकि ये बड़ा आसान काम है कि हम उंगलियां, खुदा के वास्ते एक उंगली जब आप दूसरे की तरफ उठाते हैं तो 4 उंगलियां आपकी अपनी तरफ आरिफ साहब, मुझे समस्या इस बात से है कि आप इस बात से इनकार कर रहे हैं कि जो दूसरी तरफ का कंजर्वेटिज्म, फंडामेंटलिज्म है, उसको सरकार का सानिध्य, सत्ता का साथ प्राप्त है। आप लड़िए, बात से इनकार मैं कह रहा हूं आप लड़िए उससे, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। मैंने तो आपको बता दिया मैं कुरान का तालिब इल्म हूं, मैं तो ये जानता हूं मेरे पास ना जरिया है उससे लड़ने का और ना वो लड़ाई मुझे फायदा पहुंचा सकती है। मुझे तो सिर्फ एक चीज फायदा पहुंचा सकती है, अगर मैं समाज के लिए, जो मैंने कहा आपसे, व अम्मा मा यनफउन्नास फयमकुसु फिल अर्द, अगर मैं समाज के लिए फायदेमंद बन जाऊं तो ये मुल्क वो है जिस मुल्क में सत्य साईं बाबा जिनके मंदिर बने हुए हैं आज, उनका हर भक्त जानता है वो मुसलमान माँ बाप के बेटे थे, लेकिन वो कहीं समाज को फायदा पहुंचा रहे, उनको अवतार का दर्जा दे दिया गया। इस समाज के लिए फायदेमंद बन जाइए, लोग यहाँ तो भगवान का दर्जा दे देते। बहुत बहुत शुक्रिया आरिफ मोहम्मद खान। पूरी एक फहरिस्त में सवालों की लेकर आई थी, उसमें से कोई भी सवाल जो है मैं आपसे नहीं पूछ पाई हूँ, लेकिन बहुत दिलचस्प बातचीत रही। आरिफ मोहम्मद खान जो हर बार शायद हैरान ही करते हैं अपनी बातों से, जाहिर है वो एक स्कॉलर हैं, वो ये कहते हैं कि राजनीति से उनका नाता टूट गया है, लेकिन राजनीति से उनका रिश्ता जो है वो लगातार बना हुआ है। और अभी भी आज के दौर में जबकि कहा जा रहा है कि फांसीवाद या कहा जाए हिंदुत्व की जो राजनीति है वो एक ऐसे स्तर पर आ गई है जो खतरे से हमें बहुत नज़दीक लेकर आ रही है, तब भी वो ये बात कर रहे हैं कि मुस्लिम समुदाय को अपने अंदर ही जो है वो इम्प्रूवमेंट लाने की ज़रूरत है, अपने अंदर ही बेहतरी लाने की ज़रूरत है, और शायद यही जो समुदाय है उसी के लिए बेहतरी का सबब बनेगा। नमस्कार। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। ओके जी जनाब। मतलब अब मुझे समझ में आया ये मोस्ट रिक्वेस्टेड क्यों थी। मतलब कई जगहों पे मैंने कंट्रोल किया, वो जिस तरीके से बोल रहे थे बिल्कुल एकदम प्योर, ऐसा लग रहा था मेरे जज्बातों को। मैं उनकी एक पॉइंट पे भी, एक बात पर भी ये नहीं कहती कि उन्होंने कुछ गलत बोला। उन्होंने जो बातें कही टू द पॉइंट कही और बिल्कुल करेक्ट और फैक्ट है।
क्योंकि उन्होंने बोला मैं कुरान से बता रहा हूँ, मैं कुरान का तालिब इल्म हूँ, मैंने जो पढ़ा है मैं आपको वो बता रहा हूँ। बिल्कुल। अच्छा, मैं एक चीज़ बड़ा मतलब हैरान था एक चीज़ से कि अक्सर लोग अपनी लाइफ में, मैं हूँ कोई भी हैं, हम लोग हैं आपस में जो हम बात कर रहे हैं, हम लोग अक्सर कुछ भी बोल जाते हैं। एक तो पूरे जुमले, एक तो पूरी बात, पता नहीं क्या से क्या कर जाते हैं, और फिर हमें पता भी नहीं होता है कि हम बेइख्तियारी में, जज्बात में पता नहीं क्या बोल के, लेकिन इन्हें अपना एक एक लफ्ज़ याद है, मैंने क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, किस तरह बोलना है, और फिर बाकायदा उस पर डटे भी रहना है। जब उन्होंने एक उनका जो वाक़या हुआ था, जो जिस पर उन्होंने रिज़ाइन दिया था, तो उस पर भी वो डटे रहे। यानी क्या कमाल की शख्सियत, और ऐसे मतलब इतने बुर्दबार, इतने बेबाक, इतने बहादुर। मतलब जिस आपने देखा था कि वो जब वर्ड को अदा कर रहे थे तो उसमें जो एक रोब था, बिल्कुल एक भारीपन था, एक कॉन्फिडेंस था, और एक जो टिका के जैसे बोल रहे थे कि मेरा एक एक वर्ड सच्चा और हकीकत पर मबनी है। ऐसा नहीं है कि मैं कोई भी आपको मनगढ़ंत कहानियां सुना रहा हूँ बैठ के। अच्छा, कितने रेफरेंसेस दे रहे थे वो, लोगों के रेफरेंसेस दे रहे, बुक्स के रेफरेंसेस दे रहे, अपने एग्जाम्पल्स दे रहे, अपनी मतलब अपने तरीके से उनको समझाने की कोशिश करे। अच्छा, ज़्यादातर मामला इसलिए मुझे ज़्यादा क्लियर हो गए कि उन्होंने बहुत सारी इस्लामिक मिसालें भी दी। जैसे 313 मुसलमान थे, उस तरफ काफिर जो थे वो हज़ारों में थे। तो वो ये कह रहे हैं कि सत्ता की क्या ज़रूरत है जब दूसरी कम्युनिटीज़ को भी सत्ता नहीं मिली हुई है, जैसे क्रिश्चियंस हो गए, जैसे कि सिख हो गए, उनको भी नहीं मिली हुई है। तो आप सिर्फ और सिर्फ आप ये कहो कि हम माइनॉरिटी, हमारे साथ गलत हो रहा है, तो गलत है। माइनॉरिटी है और पावर नहीं है हमारे पास, तो हम कुछ नहीं कर सकते। नहीं, बिल्कुल आप मुसलमान हो और हमारा मजहब तो हमें ये बताता है कि हमारे साथ गलत हो ही नहीं सकता। जब हम समाज की सेवा करेंगे, जब हम खुद अपने पॉइंट ऑफ व्यू पे सही हैं, हमें गर्ज ही नहीं है ना कि हम दूसरे मामला में मतलब टांग अड़ाएं। जो लड़ाई हमारी है ही नहीं तो हम उसे क्यों लें अपने सर पर। अच्छा, एक चीज़ और ये है कि सामने जो एंकर थी, उन्होंने बहुत कोशिश की कि इन्हें उस पॉइंट ऑफ व्यू पे लाए, कुछ कबूल करवा लें इनसे कि आपका सेंटेंस है, ये आपने बोला है, या आपने मतलब है कि किसी तरीके से बीजेपी का इशू है, या बीजेपी एक हिंदुओं को रिप्रेजेंट करने वाली जमात है और उसकी वजह से नेगेटिविटी है मुसलमानों में, या ये चीज़ें, मतलब वो किसी भी तरीके से उसको थोड़ा सा तोड़ मोड़ करके कॉन्ट्रोवर्शियल समझ लो आप, या उनका पॉइंट ऑफ व्यू कि यार इनके दिल के अंदर ये बात है। लेकिन उन्होंने हर मर्तबा कहा कि आप अपने अल्फाज आपके हैं, मेरे अल्फाज मेरे हैं, मैंने ऐसा नहीं कहा, मैंने ऐसा नहीं कहा। उन्होंने क्लियर कर दिया कि इशू कोई भी नहीं है, हम सब इंडियन से समझे, ठीक है ना। और इशू जो है वो हमारे अपने दिमागों में होता है, हमारी सोचों में होता है, हमें जो सिखाया जाता है, हमें जो बताया जाता है, हम वो सोचते हैं। और अगर बहुत ही ठंडे तरीके से अगर इनकी बात को समझा जाए तो इशू है ही नहीं ना, कोई इशू नहीं है कि यार हमारी जमात, अच्छा वो खुद भी मुस्लिम है, हाँ? वो खुद भी मुस्लिम है। अगर कुछ गलत होता है, जैसे मैं मुस्लिम हूँ, अगर मुसलमानों के साथ कुछ गलत होता है तो मुझसे नहीं बर्दाश्त होगा, मैं उनकी तरफ बोलूँगी 100%। लेकिन जब कोई कर ही नहीं रहा गलत, जब दूसरी जमातों के साथ गलत कर ही नहीं रही, उनकी खुद की कोताहियाँ हैं, जैसे उन्होंने बोला कि उन्हें खुद पे काम करने की ज़रूरत है, उन्हें खुद को सुधारने की ज़रूरत है। जो भी है, गुर्बत है, मुफलिसी है, तंगदस्ती है, जो भी है वो उनकी वजह से है। हम अपना ब्लेम किसी और पे क्यों दें? यानी कि मैं अगर तबाह बर्बाद हूँ तो मैं फजूल में हिंदुओं का कंधा पकड़ लूँ और मैं बोलूँ मैं उनकी वजह से हूँ, मैं खुद काम नहीं करती हूँ लेकिन मैं उनकी वजह से हूँ, मुझे तो भाई पावर नहीं मिल रहा, मुझे तो भाई मेरे राइट्स नहीं मिल रहे, मुझे तो इस मुल्क में ये है, मुझे तो इस मुल्क में वो है। अरे आपको कोई कबाहत है नहीं, आपके साथ साथ और भी तो माइनॉरिटीज़ हैं। और वो बार बार चिढ़ रहे थे इस बात से, मैंने फील करा कि आप माइनॉरिटी मत बोलो, आप मत बोलो, बिल्कुल आप पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट करो, सबकी बात करो, मैं सिर्फ मुस्लिम को क्यों कहूँ। बिल्कुल, एक बात उन्हें बड़ी बुरी लगी थी कि आप मतलब है कि ये कहें, या मतलब ये वो कहना चाह रही थी या उनसे बुलवाना चाह रही थी कि यहाँ पे ये हो रहा है या यहाँ पे ये हो रहा है, या ऐसे मुल्क में रहती हूँ, ऐसे मुल्क में रहती हूँ। तो ऐसा मुल्क, तो फिर उन्होंने बड़ी मिसाल दी कि आप ऐसा मुल्क से क्या मुराद आपकी, क्या मुराद, ऐसे मुल्क से क्या आप मार्क्स क्या करना चाह रही हैं। तो उन्होंने कहा मैं हिंदुस्तान को चेंज करना चाह रही हूँ। आपने नहीं बोला, आपने बोला मैं ऐसे मुल्क में रहती हूँ,
ऐसे मुल्क में रहती हैं, क्या आप पाकिस्तान जाना चाहती हैं, यमन जाना चाहती हैं, कहाँ जाना चाहती हैं? यानी उनका वहाँ कहने पे का क्या है? यानी उनका कहने का मतलब है कि आप बहुत अच्छे कंट्री में हैं, बहुत अच्छे से आपकी लाइफ गुजर रही है, क्या आप ऐसे देश का सोच रही हैं कि जहाँ पे कुछ भी नहीं पता, कभी भी बम ब्लास्ट हो जाए, कभी भी कुछ भी हो जाए? अच्छा पता है आपको, जब हमने खुद भी ये सुना है, जो भी बातें थी इनकी, मैं इतना रिलेट कर पा रही हूँ इनको कि हमने हमारे बचपन जो गुजरे हैं, तो हमारे जो तरबियत हुई है उसमें ये बातें शामिल हो गई। कभी आपके साथ कुछ गलत नहीं होगा अगर आपने किसी के साथ गलत नहीं किया तो। बिल्कुल ऐसा है ना? बिल्कुल। अच्छा, हमारी कोई चीज़ जो हमारे बड़े मतलब हलाल के पैसों से बिल्कुल आगे पीछे हो जाए तो हमें क्या सुनने को मिलती है? हलाल की कमाई की थी ना, आगे पीछे नहीं मिल हो। जाएगी। जब हम नहीं होते परेशान, हम अपने पॉइंट पे बिल्कुल सही हैं, ठीक है, तो हमें सत्ता की क्या ज़रूरत है? हमें ज़रूरत ही नहीं होनी चाहिए। हमें पावर की क्या ज़रूरत है? लेकिन हम कम भी हैं तो बहुत है। लेकिन ठीक है ना? एक बात हमारे लिए बहुत बड़ी शॉकिंग वाली बात थी कि जो दियोबंदी। तर्जुमा करके ये बताया जा रहा है कि आप अगर किसी को मुसलमान करना है, नहीं होगा तो आपने उससे ज़बरदस्ती करनी है, तो आपने उससे ज़बरदस्ती करनी है। ये जिहाद की कोई डेफिनेशन जिहाद की है कहीं भी नहीं है, कहीं भी नहीं है, कहीं पर भी नहीं है, कुरान में भी नहीं है। अच्छा, पहले जब इंग्लिश ट्रांसलेशन वो पढ़ रहे थे तो उन्हें डाउट हुआ था कि शायद गलत हो गई है, तो फिर उन्होंने ओरिजिनल मंगवाया और उसमें उन्होंने बताया कि ये देखें, ये लिखा हुआ है। अच्छा एक बात बताओ, मतलब ये मुझे लग रहा है ये जो डेफिनेशन है ना, ये बनाई हुई देवबंदी की होगी। बिल्कुल। ये मतलब हाँ, इस्लाम से रिलेटेड नहीं है, ये खुद से उन्होंने अपने तरीके से कुछ ढाल दिया, अपने साँचे में ढाल दिया है और बच्चों को वही तालीमात दे रहे हैं और बच्चे वही सीख रहे हैं। अच्छा, मज़े की बात यह है निसाब में शामिल कि अगर कोई उनके मदरसों उनके निसाब में शामिल, अगर कोई ये कहे कि यार क्या फ़र्क पड़ता है चंद लोग अगर ये पढ़ेंगे 4%, तो मसला सिर्फ ये है कि यही 4% हर मस्जिदों में है और आने वाली नस्लों को, आने वाले लोगों को तालीम दे रहे होंगे, तो फिर लोगों के जहन में क्या आएगा, लोग क्या सोचेंगे? मैं ये कह रही हूँ कि सेंटेंसेस को या बहुत डेफिनेशंस खतरनाक, की इतनी हेरा फेरी, बहुत उसका वो मकसद, वो मतलब तो है ही। अच्छा, इस्लाम में सबसे बड़ी चीज़ ये है, हमने जितना अब तक पढ़ा है, हम माशाल्लाह से मैच्योर हो चुके हैं, छोटी छोटी चीज़ों को अब समझने लग गए हैं, बिल्कुल बच्चे तो नहीं हैं। हमने ये पढ़ा है कि इस्लाम में तो ज़बरदस्ती है ही नहीं, बिल्कुल है ही नहीं, और बल्कि हमारा इस्लाम तो हमें ये कहता है कि अपने मज़हब को के साथ साथ दूसरे मज़हब की भी मतलब एक रिस्पेक्ट रखो, बिल्कुल एक इज्जत रखो, ताकि वो कभी आपके मज़हब को बुरा ना कहें। आप उनकी मज़हब की भी जो भी एक रिस्पेक्ट है, जो मान्यता है, उसको निभाओ। और एक चीज़, एक सवाल के जवाब में उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की कि बार बार वो हिंदू मज़हब पे आ रही थी कि हिंदू धर्म, हिंदू कंट्री पे वो चाह रही थी कुछ ना कुछ उनको पॉइंट मिले। अच्छा, वो लंबी लिस्ट लाई थी सवालों की, लेकिन उन्होंने वो उनकी बातों में आए ही नहीं। हाँ, तो वो कह रही थी कि आप क्या समझते हैं कि बहुत ख़तरनाक देश है जो हिंदू देश बनता जा रहा है, या हिंदू देश, बार बार वो इस तरह से कह रही थी। तो उस पर उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर वो हिंदू देश है ही और हिंदू आपकी बात मान लेते हैं, तो उसमें भी कोई तफरीक नहीं है इंसानों पर कि ये मुसलमान है या ये हिंदू है या ये फ़लाना ज़ात है, ये फ़लानी ज़ात है। उन्होंने बिल्कुल क्लियर किया कि अगर है भी सही है, अगर हिंदू देश है तो है, तो उसमें कहाँ पे लोगों में तफरीक है? आपने देखा कि एक जगह उन्होंने मतलब तबीयत से जलील करना होता है ना, तबीयत से जलील कर दिया था। मेरे ये फेवरेट बन चुके हैं, मैं इनको अब सुनूंगी और इनकी वीडियोस देखने वाली हूँ कि वो आपने जो पोस्ट किया था कि मैं भी होली खेलूंगी बिस्मिल्लाह करें, तो उसमें जो कमेंट आए थे वो मैंने बहुत सुकून से पढ़े, मुझे सब याद है। उन्होंने लोगों ने मतलब उनको भी सुनाई है, मुझे लग रहा है अच्छे तरीके से। अच्छा मैं उसके बावजूद भी वो मतलब अपनी ही पॉइंट पे हैं। थोड़ी देर वो के कह लिए रही थी ना, मुझे समस्या ये है कि आप मुझे ये बात क्लियर नहीं कर पा रहे। थोड़ी देर के लिए मैं थोड़ा सा इनके टॉपिक को थोड़ा सा साइड पे रख के मैं मुसलमानों पे आता हूँ कि मुसलमान क्यों पीछे है, या मुसलमान क्यों बर्बाद है, या मुसलमान का इशू क्या है। कि मुसलमान का जो इशू है वो उस पर मुसलमान बात ही नहीं करता। मुसलमान के जो इशू नहीं है ज़्यादातर उनमें उलझा हुआ है। आपने देखा मिसाल, वो बार बार क्या कह रहे थे कि हम दूसरों की लड़ाई को क्यों उसमें मतलब इन्वॉल्वमेंट दिखाएं। मैं मिसाल दे रहा हूँ कि मुसलमान का इशू क्या है। मुसलमान का इशू जो है उस पर तो है ही नहीं, मुसलमान कहीं और भटका हुआ है। एक किसी मौलवी ने पूछा, किसी बंदे ने किसी मौलवी से पूछा कि सानिया मिर्ज़ा जो है वो बहुत ही छोटे कपड़े पहनकर टेनिस खेलती है, तो क्या उसे खेलना चाहिए? ये तो गलत है। एक बंदे ने किसी मौलवी से कहा, ठीक है, तो कहा मौलवी से कहा कि यार सानिया मिर्ज़ा छोटे कपड़े पहनती है तो ये गलत चीज़ है। अच्छा। अब उसका जवाब सुनिए मौलवी का, समझदार मौलवी था। तो उसने कहा कि जिस दिन सानिया मिर्ज़ा मुझसे ये पूछेगी कि मैं ये कपड़े पहनती हूँ तो मुझे टेनिस खेलना चाहिए, तो फिर मैं इसके बारे में सोचूंगा।
या मेरा कोई फतवा लगाऊंगा तो या इसके बारे में कुछ बोलूंगा। जब ये हमारा मुद्दा ही नहीं है, मतलब हमें इससे क्या लेना देना। सानिया मिर्जा आपकी क्या लगी है, आपको क्या, आपकी तो कोई हम- फैमिली मेंबर है? तो हम उस चीज़ों पे ज़्यादा इशू है हम वाकई। जो हमारा वो यूं जा रही है, वो यूं टेढ़ा क्यों चल रहा है, उसके पांचे ऊपर हैं, उसकी जुल्फें बड़ी हैं, उसका हम लोग सिर्फ इन चक्रों में बिल्कुल कि उसने अंगूठे चूम लिए तो उसने ये कर लिया तो उसने नमाज जो पढ़ ली। असल में हमारे जो मसाइल हैं, जो हमारी गुर्बत है, जो हमारी जिससे परेशानियां हैं, हमें वर्किंग करनी चाहिए, हम उसमें काम नहीं कर वो रहे। वाला जुमला इस वीडियो को बिल्कुल एंड कर देता है कि अगर आप किसी पे उंगली उठाते हैं तो 4 उंगलियां आपकी तरफ तो बात बिल्कुल ख़त्म हो गई। ऐसे है। बहुत बहुत इस वीडियो की मैं जितनी तारीफ़ करूं, जितनी तारीफ़ करूं, मैं कहता हूं हम लाखों करोड़ों रुपए देकर एजुकेशन हासिल करते हैं, नॉलेज हासिल करते हैं, मालूमात हासिल करते हैं, अपने आप को अवेयरनेस लाने के लिए हमें यहाँ आप लोगों के साथ बैठ के वो अवेयरनेस मिल रही है, जो मैं कहता हूँ वो इल्म मिल रहा है। ये पहली वीडियो है कि अगर कोई मुझे दिखाने से पहले कहता कि मैं चार्ज करूंगा आपसे, तो मैं उससे यकीन करें पे करने के लिए तैयार। मैं कह रहा हूँ वो कि जितने मुझसे पैसे मांगता, क्योंकि मुझे इतनी खुशी हुई है एक तो वीडियो देखकर कि जिस तरीके से बिरयानी खिला दीजिएगा आप मुझे। मैं उल्टा मैं खिला दूँ। अच्छा मैं दे दूँगी। तो इतनी खुशी मुझे ये हुई है कि जिस तरीके से एक थोड़ी सी बहस व मुबाहिसा तो चला, बिल्कुल। लेकिन बातें ऐसी पॉइंट की थी कि दिल को खुश कर दिया, और ये मैं कि बता हमारी रहा हूँ। नॉलेज में बड़ा इजाफा हुआ। मैं ये बता रहा कहूँगी, हूँ बहुत कि informative है। लाखों रुपए की जो नॉलेज है, वाकई इन्फॉर्मेशन, में। बिल्कुल इसमें कोई भी शक नहीं। तो खैर दोस्तों, बहुत बहुत जितनी 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 तारीफ करी इस वीडियो की कम है। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।